आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। रेसिडेंसी के दौरान सबसे मुश्किल केस कौन सा देखा? तो वैसे तो कई सारे केसेस मुश्किल थे, ऐसे पॉइंट आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आई गेस एक वर्कर था, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर, जो कि आयरन रॉड्स होते हैं जो बिल्डिंग के पिलर्स में, ही हैड अ फॉल एंड एक्सीडेंटली द रॉड हैड एंटर्ड हिज नेक एंड नेक में इतने से कम जगह पे इतने सारे स्ट्रक्चर्स नज़दीक होते हैं, जैसे योर फूड पाइप इज़ देयर, विंड पाइप इज़ देयर, एंड इतने सब मेन ब्लड वेसल्स है या नर्व्स है, ऑल आर क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड द रॉड हैड पास्ड आर पार. तो वो दैट वाज अ वेरी घास्टली साइट टू सी with the patient coming like that. So that was apparently one of the most dramatic, challenging cases that we saw coming in to the casualty actually. But यानी उस पेशेंट को इमीडिएटली फिर ओटी में विलीन करना पड़ा. 1 मिनट, कॉन्शियस था पेशेंट? यस. उसके चेहरे पर आपको क्या दिख रहा था? फियर. रो रहा था? रो रहा नहीं था, ही वॉज इन अ शॉक, क्योंकि ही डिडंट नो व्हाट हैज हैपेंड एंड इट इज़ मैसिव इम्पैक्ट. यू नो द थिक आयरन रॉड्स पेनिट्रेटिंग द थ्रोट. अगेन यू कैन उसके माइंड में एक्चुअली क्या चल रहा है, दैट वी रियली कांट प्रेडिक्ट एंड व्हाट ऑल इज गोइंग थ्रू इट. कि एक मोमेंट पे वो कुछ काम कर रहा होगा एंड सडनली द नेक्स्ट मोमेंट ही इज़ इन दिस सिचुएशन. गिरा कैसे पर? तो टिपिकली उस टाइम पे प्रोबेबली सेफ्टी मेजर्स या ये भी लिमिटेड ही होते होंगे, तो यू डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है. एंड प्लस दिस हैपन्स इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड. सडनली कुछ मिसहैप हो गया या कोई बात करते करते स्लिप ऑफ अटेंशन एंड यू फॉल. तो वैसे ही सडनली हो गया एंड देन ही वाज कैरिड बाय हिज कोवर्कर्स. डॉक्टर्स की मेंटालिटी ये होती है कि ऐसा ट्रॉमा केस अगर दिख गया तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट में चले जाते, बॉडी की इंजीनियरिंग. यस. तो प्रैक्टिकली एक थॉट प्रोसेस ये होती है कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, या उस हिसाब से प्लानिंग होती है कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से व्हाट ऑल क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है. जी. एंड द अदर थिंग इज़ कि उसको जल्द से जल्द प्रिपेयर करके बिफोर ही कोलैप्सेस. कई बार अगर मेजर स्ट्रक्चर्स कुछ इंजर्ड है, बट बिकॉज द रॉड इज इनसाइड, it is holding everything in place. If the rod is out, suddenly you can bleed to death. खून ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि the rod is creating a tamponade or it is compressing the structures. But because you don't know what is injured. जी. ऐसे सिचुएशन में the patient cannot go to the CT scan या MRI या assessment के लिए with the rod in place. So the only thing is that you prepare for everything and you take him to the OT at ये जनरल सर्जन्स करते हैं. जनरल सर्जन्स. ओके, अगर मान लो सपोज आप वो सिचुएशन में होते, आपकी मेंटालिटी पहले क्या होती अगर वो पेशेंट आपके सामने है, आप क्या करते? तो यस, टेक्निकली नेचुरली ये रेसिडेंसी का मतलब या ट्रेनिंग का मतलब ही वही होता है कि यू केस आ जाए तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको असेस करते हैं. यू असेस द प्रॉब्लम, मेक अ प्लान एंड उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये देखना है. और एक टाइम लिमिट भी रहती है. यस. अब बेसिकली आपको ये सब 5 मिनट में करना है. नॉट 5 मिनट, बट यस विद इन अ रीजनेबल टाइम. कि कुछ आने के बाद समझो कोई भी ऑपरेशन अगर करना है तो आपको इमरजेंसी कुछ बेसिक टेस्ट की ज़रूरत है. एटलीस्ट आपको ब्लड कलेक्शन करना है या पेशेंट का इंट्रावेनस आईवी एक्सेस चाहिए आपको, ताकि मेडिकेशंस दिए जा सकें. तो इन सब चीज़ों को या एनेस्थीसिया को बुला के या उनको एसेस करने में कुछ टाइम लगता है, या ओटी अवेलेबल है या ओटी रेडी है कि नहीं, उसका प्रिपरेशन में कुछ टाइम लगता है. तो द बेसिक इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल. झट से. यस. जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको जल्द से जल्द रिससिटेट करो. पेशेंट अगर शॉक में है या कुछ है, उसको रिससिटेट करो और उसको जल्द से जल्द ओटी में शिफ्ट करने की तैयारी करो, ताकि वो ये हो. एंड देन इवेंचुअली जो समझो प्रॉब्लम्स हो,
बाकी स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करो ताकि उनकी ज़रूरत पड़े तो वो अवेलेबल रहे। मान लो अभी सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है, तो सर्जरी में होता क्या है? तो सर्जरी में होता है सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है या जी। पेशेंट को बेहोश किया जाता है। तो एक मास्क के थ्रू अदर कुछ गैसेस दिए जाते हैं ताकि ही फॉल्स असलीप या वो सो जाता है। फिर उसके बाद में एक ट्यूब डाली जाती है जिससे कि उसका ब्रीदिंग कंट्रोल किया जाता है। तो पेशेंट इज़ बेसिकली पुट ऑन द वेंटिलेटर। मतलब नाक से लंग्स में? मुंह से, यस। मुंह से लंग्स में? यस, नॉट लंग्स में बट द एयरवे, विंड पाइप, जी जी जी। ताकि पेशेंट की ब्रीदिंग जो है वो आपके कंट्रोल में हो, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी सर्जरी में अगर ब्रीदिंग या फंक्शनिंग आपके कंट्रोल में है तो देन द पेशेंट इज़ सेफ। जी। ओके। तो अलग अलग एरियाज़ में ऑपरेशन जब किया जाता है तो उस हिसाब से एनेस्थीसिया दिया जाता है। जैसे हाथ पे ऑपरेशन करना है तो हो सकता है कि सिर्फ कंधे में इंजेक्शन दे के सिर्फ हाथ को सुन किया जा सकता है, या आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में सुना होगा। तो जैसे पैर का या नीचे का कोई ऑपरेशन करना है तो पीठ में इंजेक्शन दे के सिर्फ पैर को सुन किया जाता है। तो अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से वो किया जाता है। तो अभी जैसे फेस पे या इस पे कोई ऑपरेशन करना है तो आपको जनरल एनेस्थीसिया के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो ट्यूब डाल के फिर वो एनेस्थेटिक मेडिकेशंस लंग्स में जाते हैं तो जिससे पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस एंड द ब्रीदिंग इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द एनेस्थेटिस्ट, या उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। जी। एंड देन आप फिर सर्जिकली आप जो भी क्लीनिंग वगैरह करके आप सर्जिकल प्रोसीजर चालू करते हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग कर दी, यस। फिर रॉड को निकालने से पहले आप क्या सोचते हो? तो रॉड को निकालने से पहले हर कोई अलग सोच सकता है, बट एज अ रिचुअल मैं जस्ट सोचता हूँ कि मेरे हाथ से सब सही हो, या मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ, ताकि पेशेंट जो है वो सेफली एंड साउंडली रिकवर करे या जल्द से जल्द रिकवर करे। पर टेक्निक्स में फ़र्क हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर। फॉर द सर्जरी यस। मोर और लेस फ्रॉम द ग्रॉस या बेसिक स्टेप्स में तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू डू द सेम थिंग्स। आई एम अज्यूमिंग कि सब साफ सुथरा करके रॉड को एक तरफ से खींचा पर पूरे तरह से निकाला नहीं, खींच कर पहले स्किन को पहले फूड पाइप, फिर विंड पाइप, फिर नर्व्स, फिर स्किन को रिपेयर किया, फिर दूसरे साइड से निकाला और उस साइड की चीज़ों को रिपेयर किया। आई एम अज्यूमिंग दैट सर्जरी इस तरह की होगी तब। नहीं, तो एक तो रॉड को एक तो आप धीरे धीरे निकालते हो ताकि आप एसेस करते हो कि कुछ इंटरनल इंजरीज तो नहीं है, ताकि अगर समझो एक तरफ से निकालने के बाद इधर कोई खून की नसों में इंजरी है तो वो आप ब्लीडिंग वहाँ पे कंट्रोल में लाए। हाँ, विंड पाइप या ये सब काफ़ी डीप स्ट्रक्चर्स है तो इनको हम डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते हैं या एक्सटर्नली। तो पहले तो रॉड को पूरी तरह से निकालना ज़रूरी होता है, प्लस वो रॉड एक कंस्ट्रक्शन साइट का है तो वो आयरन का रॉड है, उसमें डस्ट है, डर्ट है, तो इट इज़ अ कॉन्टेमिनेटेड थिंग। तो वो अगर कॉन्टेमिनेटेड रॉड अगर शरीर के अंदर है तो उसके वजह से कोई सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं आगे। तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स या जख्म को अंदर से ठीक से क्लीन करना ज़रूरी है। कैसे क्लीन करते हैं? उसको एक तो वॉश करते हैं हम, पानी? यस, सलाइन, नॉर्मल सलाइन होता है, एंड प्लस कोई केमिकल्स होते हैं जैसे आयोडीन होता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले हम इस्तेमाल करते थे। तो इन सब केमिकल्स से उसको वॉश किया जाता है। जो स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली कॉन्टेमिनेटेड है या जिनमें डर्ट है ये है उन सबको क्लियर किया जाता है, एंड देन वन बाय वन जो भी स्ट्रक्चर्स डैमेज है उनको फिर रिपेयर किया जाता है। तो टिपिकली द डीपर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट एंड देन एज यू कम टू द स्किन। कितना टाइम लगता है ऐसे सर्जरी के लिए? तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कितने स्ट्रक्चर्स इंजर्ड है, कितना आपको रिपेयर करना पड़ रहा है, बट यस दिस कुड बी एनी टाइम फ्रॉम 3-4 घंटे लग सकते हैं ऐसे। वो रॉड वाले भैया का क्या हुआ? तो उनका रॉड निकल गया, एंड तो ये भी एक आई मीन इट इज़ अ मैजिकल ऑफ सॉर्ट्स कि उसमें बहुत कम स्ट्रक्चर्स थे जो कि इंजर हुए थे। जो मेजर ब्लड वेसल्स थे वो सेफ थे। कुछ मसल्स जो नेक के मसल्स होते हैं वो कट गए थे जिनको रिपेयर किया गया, या फिर जो फूड पाइप है वो भी ठीक था। जो विंड पाइप है उसमें थोड़ा सा डैमेज हुआ था जिसको मिनिमल रिपेयर के साथ वो बच गया। तो इट वाज लाइक एन एंटी क्लाइमैक्स एक्चुअली,
कि जो इंजरी इतनी घास्टली लगे, कई बार इट इज़ अ स्ट्रोक ऑफ लक कि वो किस टिश्यू प्लेन्स में पेनिट्रेट करता है, या कई बार इट इज़ अ सिंपल इंजरी एक्सटर्नली बट वो अंदर बहुत डैमेज कर चुका होता है. इट इज़ जस्ट अ स्मॉल इंजरी बट द ट्रैजेक्टरी विच इट टेक्स, या जो पॉइंट है या शार्प ये है वो किस डायरेक्शन में गया है, कितना उसने अंदर इंजर किया है. कई बार एक्सटर्नल कट छोटा सा होता है बट अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कटे होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में या फोरआर्म में कुछ है या कुछ घुस जाए सडनली, बट यू डोंट नो कि वो किस डायरेक्शन में गया है, कैसे गया है, उस रश में पेशेंट को भी उतना डिटेल्स नहीं पता होते हैं. बट हाथ में जैसे फिंगर्स को चलाने के लिए बहुत सारे टेंडन्स है, या ये हर जो जॉइंट है, हर एक जॉइंट के लिए एक टेंडन अटैच्ड है जो कि उसको मूव कर रहा है. तो इसीलिए इस हाथ में करीब 25 से 30 टेंडन्स है, 2 मेजर नर्व्स है, 2 आर्टरीज है, 2 वेन्स है, इतने से एरिया में. और अगर कोई पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट या शार्प ऑब्जेक्ट यहाँ पे घुस जाए तो वो किस डायरेक्शन में गया है वो पता नहीं कितने स्ट्रक्चर्स को एक साथ इंजर कर देगा. तो वो एक क्लिनिकल असेसमेंट के बाद आपको पता चलता है कि क्या इंजर होने के चांसेस है. तो दैट इज़ वाई द इंजरीज कैन बी मिसलीडिंग. कोई घास्टली इंजरी है बट फॉर्चुनेटली द पेशेंट को इंटरनल डैमेज कम होता है, कोई ट्रिवियल इंजरी है जो कि ज़्यादा डैमेज कर जाती है. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ.